बंदूक की नोक पे उसने निमिषा का पासपोर्ट छीन लिया। अब निमिषा भारत वापस आना चाहती भी ऐसा नहीं कर सकती थी। आज मेहंदी का परिवार पीड़ित है, उसे न्याय भी मिलना चाहिए। लेकिन एक पहलू यह भी है कि जिन परिस्थितियों में निमिषा प्रिया ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया कि आज यानी कि 2025 में शरिया कानून से चलने वाले किसी भी देश क्या खाड़ी देशों में रहकर बढ़िया कंफर्टेबल जीवन जीना एक अच्छा विकल्प हो सकता है या नहीं। हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान, यही कहता है शरिया कानून, जिससे इसी पृथ्वी पर बसे कई मुल्क चलते हैं, जिनमें से एक यमन भी है। सुनने में तो यह कानून बहुत रोचक लगता है, फैसिनेटिंग लग सकता है। इसमें प्रतीत होता है कि इससे तो किसी भी पीड़िता को पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा ही मिलेगा। पर अगले कुछ मिनटों में जो घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, उससे आपका यह विचार अवश्य बदल जाएगा। यह घटना है केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया की, और 90 से 95% यह संभावना है कि जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो यह कहानी शायद निमिषा प्रिया की है की जगह निमिषा प्रिया की थी हो चुकी हो, क्योंकि यमन की एक अदालत ने इस एक किशोरी की मां को यानी कि 38 वर्षीय निमिषा को मौत की सजा सुनाई है। एक हत्या के अपराध में निमिषा को 16 जुलाई 2025 को फांसी के फंदे पर लटकाए जाने का दंड मिला है। आखिर क्यों एक प्रोफेशनल नर्स ने यमन के एक नागरिक की निर्मम हत्या कर दी, उसके शव को टुकड़ों में काटकर पानी की टंकी में छिपा दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? ये कहानी भले ही केरल की उस लड़की की हो, लेकिन यह संदेश है उन सभी को जिन्हें लगता है कि खाड़ी देशों में यानी कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भारत से अधिक सुरक्षित रह सकेंगे। हालांकि वहां रहना ना रहना किसी की पर्सनल चॉइस हो सकता है। इस कहानी का अंत भले ही 2025 में होने जा रहा हो, पर इसका आरंभ 17 वर्ष पहले तब हुआ जब केरल के पलक्कड़ में रहने वाली 21 वर्षीय एक लड़की नर्स का कोर्स पूरा करके प्रोफेशनल नर्स बन जाती है और साल 2008 में इसी क्षेत्र में काम करने के लिए मिडिल ईस्ट के एक छोटे से देश यानी कि यमन चली जाती है। 3 साल तक यमन के एक अस्पताल में नर्स की तरह काम करने के बाद निमिषा 2011 में पुनः वापस लौटती हैं और वो लौटती हैं शादी करने के लिए। टॉमी थॉमस के साथ वो शादी करती हैं। शादी करने के बाद दोनों पुनः यमन लौट जाते हैं। निमिषा एक बिटिया को जन्म देती हैं। परिवार बड़ा होने के कारण खर्चा थोड़ा बढ़ने लगता है। छोटी मोटी नौकरी कर रहे टॉमी और निमिषा की तनख्वाह पर घर चलना और बेटी का पालन पोषण संभव नहीं हो पाता, तो दोनों सलाह करते हैं कि क्यों ना यमन में ही रहकर एक क्लिनिक खोला जाए। पर यमन देश का कानून उन दोनों को यह करने की अनुमति नहीं देता। इसके लिए उन्हें उस देश के किसी नागरिक का सहारा लेना आवश्यक था। इसी कारण वर्ष 2015 में निमिषा ने यमन के ही एक व्यक्ति 37 वर्षीय तलाल अब्दो मेहंदी के साथ मिलकर एक मेडिकल क्लिनिक की शुरुआत की, और शायद यही उनके जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम भूल भी साबित होने जा रही थी। अलग अलग स्रोतों की माने तो 2014 में यमन में गृह युद्ध छिड़ने के कारण या किसी निजी कारण भी टॉमी अपनी बेटी के साथ केरल वापस आ गए और निमिषा ने वहीं रहकर बिजनेस पार्टनर मेहंदी के साथ क्लिनिक चलाना आरंभ कर दिया। कुछ समय तक तो चीजें ठीक चली, लेकिन फिर धीरे धीरे मेहंदी ने अपने रंग दिखाने आरंभ कर दिए। वो पार्टनरशिप में अधिक पैसों पर हक जताने लगा। अब इससे आगे की जो कहानी है उस पर दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपने दावे ठोके हैं। निमिषा के वकील का दावा है कि मेहंदी ने कागजों में हेरफेर करके क्लिनिक का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा शेयर अपने नाम कर लिया और निमिषा के सारे पैसे भी छीन लिए। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि मेहंदी ने दस्तावेजों में स्वयं को निमिषा का पति बताया और पूरा क्लिनिक हथियाना चाहा। लेकिन निमिषा को जब इस बात की खबर मिली और उन्होंने इसकी शिकायत की तो दोनों ही कुछ समय के लिए वहां की लोकल जेल में भी रहे थे। अब असल समस्या तब आरंभ होती है जब मेहंदी निमिषा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना देना प्रारंभ करता है। बंदूक की नोक पे उसने निमिषा का पासपोर्ट छीन लिया। अब निमिषा भारत वापस आना चाहती भी तो मेहंदी के पास पासपोर्ट जब्त होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इस सब के बाद निमिषा के वकील की माने तो मरती क्या ना करती निमिषा ने एक साथी नर्स हनन की सलाह पर उसी के साथ मिलकर मेहंदी को नशे की दवा देकर बेहोश कर दिया और अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहा। लेकिन गड़बड़ तब हो गई जब दवा का ओवरडोज हो जाने के कारण मेहंदी की मृत्यु हो गई। दोनों डर गए। इसके बाद दोनों ने ही मिलकर यह सलाह की और मेहंदी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पानी की टंकी में छिपा दिया। हत्या करने के बाद दोनों अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सके। निमिषा यमन छोड़कर भागना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने दोनों को ही यमन सऊदी अरब बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। 3 साल तक केस की सुनवाई हुई और वर्ष 2020 में यमन की ट्रायल कोर्ट ने निमिषा को दोषी मानते हुए ट्रिपल एग्जीक्यूशन यानी कि आसान भाषा में माने तो मौत की सजा सुनाई। बाद में यह मामला यमन के सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा और उन्होंने भी इस निर्णय को हरी झंडी दे दी।
गत वर्ष यमन के राष्ट्रपति रशद अल अमीनी ने भी इस निर्णय पर मोहर लगाते हुए 16 जुलाई 2025 की तारीख को 38 वर्ष की निमिषा प्रिया के जीवन का अंतिम दिन तय किया है। अब इस सब के बीच भारत सरकार क्या कर रही है और क्या निमिषा को मौत के मुंह से अब भी बचाया जा सकता है या नहीं, ये दो बड़े प्रश्न हैं। तो इस पर बता दूं कि यहां पर निमिषा की जान बचाने का अब केवल एक उपाय है, जिसका नाम है ब्लड मनी। अब ये ब्लड मनी क्या होता है? ब्लड मनी यानी कि दिया नाम का कंसेप्ट शरिया कानून से ही निकलता है, और क्योंकि यमन का कानून शरिया के आधार पर ही चलता है तो यह यमन में लागू हो सकता है। इसमें हत्या जैसे जघन्य अपराध को दो श्रेणियों में रखा गया है, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, यानी कि मंशा के साथ या जानबूझकर की गई हत्या और गलती से हुई हत्या। जहां एक और जानबूझकर की गई हत्या के लिए मृत्युदंड ही एकमात्र सजा है, वहीं अनजाने में या गलती से हुई हत्या को लेकर एक अलग कानून है, जहां पर हत्या करने वाले का परिवार यदि पीड़ित परिवार को कुछ धनराशि हर्जाने के तौर पर दे देता है और पीड़ित परिवार इसे स्वीकार कर लेता है तो इसे ब्लड मनी कहा जाता है, और इस पैसे के बदले पीड़ित परिवार चाहे तो हत्या करने वाले इंसान को क्षमा कर सकता है। यहां भी अंतिम रास्ते के रूप में यही प्रयोग किया जा सकता है। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के बाबू जॉन ने बताया कि निमिषा के परिवार की ओर से सैमुअल जेरोम नाम का व्यक्ति, जो लंबे समय से यमन में ही है, वे मेहंदी के परिवार से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे $1 मिलियन यानी कि लगभग 8.5 करोड़ रुपए ब्लड मनी के रूप में देने को तैयार हैं, पर मेहंदी के परिवार की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बाबू जॉन आगे यह भी बताते हैं कि यदि मेहंदी का परिवार अब भी तैयार होता है तो वे ये रकम यानी कि इतना बड़ा अमाउंट जोड़ने की तैयारी करेंगे ताकि मेहंदी का परिवार निमिषा को न्यायालय से माफी दिलवा सके। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने 14 जुलाई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर दलील डाली है। इस पर केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि इस पूरे विषय में सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सर्वोच्च न्यायालय की बेंच को बताया कि इस मामले की संवेदनशीलता के साथ साथ यमन देश की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार बहुत कुछ अधिक नहीं कर सकती। मामला सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंचा है, जब केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि इस मामले में हस्तक्षेप करके यमन में कैद निमिषा प्रिया की रिहाई को लेकर सहायता करें। जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा था कि हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो निमिषा प्रिया को सजा के तहत मृत्यु दंड दिया जा चुका हो, या यह भी संभव है कि भारत सरकार मामले में बीच बचाव करके कोई मार्ग निकालने में सफल हो जाए। लेकिन इन दोनों ही संभावनाओं के बीच इस पूरे मामले से हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं। सर्वप्रथम आंख के बदले आंख और जान के बदले जान जैसे कानून आज के समय में 2025 में कारगर नहीं होते, क्योंकि निमिषा प्रिया के मामले की ही तरह हमेशा हर केस के केवल दो पहलू यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट ही नहीं होता। कई बार चीजें ग्रे एरिया में भी एग्जिस्ट करती हैं। सच हमेशा इतना क्रिस्टल क्लियर या सीधा नहीं होता। जहां एक और निमिषा को दिया गया मृत्युदंड मेहंदी के परिवार को न्याय दे सकता है, वहीं दूसरी ओर पूरे मामले को देखने का एक नजरिया भी है कि निमिषा ने किन परिस्थितियों में मेहंदी की हत्या की थी। आज मेहंदी का परिवार पीड़ित है, उसे न्याय भी मिलना चाहिए, लेकिन एक पहलू यह भी है कि जिन परिस्थितियों में निमिषा प्रिया ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, उस परिस्थिति में उस समय असली पीड़ित तो निमिषा प्रिया थी। क्या मेहंदी का परिवार इस विषय में सोचेगा, कुछ कंसीडर करेगा? ये तो खैर समय बताएगा। इसके साथ ही कुछ दिनों पहले एक फर्जी खबर चली थी जिसमें 23 लाख रुपए खर्च करके यूएई का गोल्डन वीजा मिलने जैसी बातें सामने आई थी। खबर तो झूठी थी, पर इस खबर ने भारत में एक चर्चा आरंभ कर दी थी, एक डिबेट आरंभ कर दी थी कि क्या खाड़ी देशों में रहकर बढ़िया कंफर्टेबल जीवन जीना एक अच्छा विकल्प हो सकता है या नहीं। बहुत लोगों ने इस पर अपनी राय दी। मैं चाहूंगा कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताएं, लेकिन उससे पहले हमें निमिषा प्रिया जैसे मामलों पर भी गौर करना होगा, सोचना होगा कि आज यानी कि 2025 में शरिया कानून से चलने वाले किसी भी देश क्या, किसी शहर क्या, किसी मोहल्ले में भी जीवन व्यतीत करना अच्छा तो क्या एक विकल्प भी हो सकता है। तो दोस्तों, केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया के विषय में मैंने वीडियो बनाया था। आपने लगभग केस के बारे में चीजें पढ़ी ली होंगी, और जैसा कि मैंने बार बार कहा वीडियो में कि जब तक ये वीडियो आए शायद मामले का कुछ निर्णय निकल जाए या शायद निमिषा प्रिया को मृत्युदंड मिल जाए। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपने विचार आप कमेंट से बता सकते हैं। जो दुबई को लेकर के वही 23 लाख में गोल्डन वीजा, हालांकि वो फर्जी खबर थी,
उस पर आप अपने विचार बता सकते हैं। और अगर आपने वीडियो यहां तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूं। आप अगर बेल आइकन दबाएंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो साझा करिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, या जिनके साथ आपको लगे कि ये वीडियो साझा होना चाहिए, इस बारे में अवेयर होना चाहिए उन लोगों को, उनके साथ ये वीडियो अवश्य साझा करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।